ओशो के आसपास काफ़ी सारे लोग जीवन भर बने रहे। जिंदगियां ओशो के आसपास ही निकली। कई लोगों ने तो ओशो के होते ही देह भी छोड़ी। मैत्रेय जी, सीता माया और भी बहुत शुरू से ओशो के पास आ गए, फिर ओशो के पास ही बने रहे और किसी न किसी तरीके से ओशो के कार्य में संलग्न रहे। भारत के भी, विदेशों से आए हुए भी। ऐसे लोगों की अगर सूची बनाए तो करीब 500 या ज़्यादा कर लो तो 1000 लोग ऐसे होते होंगे जो कि बहुत ज़िंदगी ओशो के पास ही गुजारी। माउंट आबू के ज़माने से, या जब ओशो शिविर लेने के लिए घूमते थे तब से, और उसके बाद पूना जब आए और पूना के बाद और फिर जो भी होता रहा, तो लेकिन किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ओशो के काम में लगे रहे। ओशो को गए 30 साल से ज़्यादा हो गए, तो काफ़ी सारे लोग आज जो ओशो के आसपास बने रहे वो 70-80 साल या 90 साल की उम्र में आज है। भारत के भी, विदेशों के भी। तो एक तो शोध का विषय ये ज़रूर होना चाहिए कि ऐसे जो लोग ओशो से जुड़े रहे और जब उनने पूना छोड़ा तो अधिकांश की मृत्यु क्यों हो गई। अधिकांश के कोई न कोई बीमारियां लगी और कम उम्र में ही उनका देहावसान। उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि उतनी उम्र में उनका देहावसान हो। जैसा उनने खाने पीने का ध्यान रखा, जैसा उनने अपने शरीर का ध्यान रखा, उनको इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कैंसर हुए या और बीमारियां हुई और जाते चले गए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि ये जो लोग काफ़ी चले गए, अगर ये पूना में रहते होते तो आज भी जिंदा होते। पक्का मानना मेरा ये। और उसके पीछे मेरा निश्चित रूप से एक सीधी सी बात है, पूना में रहने वाले तो किसी भी व्यक्ति के कोई बीमारी नहीं लगी। जो लोग बाहर निकले और मर गए लगभग उन्हीं की उम्र के लोग हैं जो पूना में हैं। सब सोचते हैं एक भी व्यक्ति अपवाद स्वरूप भी पूना में नहीं मरा या ऐसी कोई बड़ी घातक बीमारी नहीं लगी, लेकिन बाहर तो मरते चले गए। और जो लोग आज जिंदा भी हैं, जिस तरीके की दैहिक, मानसिक और भावनात्मक तलों पे पेचीदा स्थिति से वो गुजर रहे हैं, मेरा पक्का मानना है कि अगर वो पूना होते थे ऐसी पेचीदा स्थिति से वो नहीं गुजरते। क्योंकि पूना में तो कोई नहीं गुजर रहा है स्थिति। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि नोटबंदी हुई और बाहर उथल पुथल हो गई आर्थिक, उसमें काफ़ी सारे लोग हत्थे चढ़ गए। मैं भी एक हूँ, बहुत दयनीय स्थिति हो गई। लेकिन अगर मैं पूना में होता तो नोटबंदी से मेरे को क्या फ़र्क पड़ना था। पूना में रहने वाले किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस नोटबंदी के उथल पुथल के बाद और परेशानियां आती चली गई, बीमारियां लगती चली गई। मेरा शरीर कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को ऐसी बीमारियां लगे। आज मेरी देह की ये स्थिति हो चुकी है कि मुझे नहीं पता कि अब ये कितने साल और चलेगा। बहुत बुरी स्थिति में आ चुका हूँ और उसके पीछे निश्चित रूप से कारण ये है कि मैं बाहर के इस जगत में एडजस्ट ही नहीं हो पाया। क्योंकि एक लंबा समय और एक बहुत साल तो एक अलग एनवायरनमेंट में निकाला जो निश्चित रूप से
निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक कई तलों पर अलग ही माहौल था। और फिर चूंकि उस जगह से बहुत प्रेम था, ओशो के साथ बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ाव था, तो कई तलों पे हमें जीवन की ऊर्जा मिल रही थी। क्योंकि आज पुणे में जितने भी रह रहे सारे स्वस्थ हैं, किसी की कोई बीमारी नहीं लगी, जुकाम तक नहीं होता। और बाहर तो जिसको देखो, मैं जब भी बात होती तो बीमारियों से गुजर रहे, उनका कोई भरोसा नहीं कि कितना जीवन और चलेगा। क्योंकि जिस माहौल में आप लंबे समय रह लेते हो, और वो भी एक ओशो के माहौल में, उसके ठीक विपरीत बाहर आके अब, हाँ, वो लोग जो कि कभी आते थे वापस चले जाते थे या बाहर ही ज़्यादा रहे, वो लोग एडजस्ट थे बाहर के माहौल के। उनने कभी पूना का, ओशो के आसपास का वो जो ऊर्जा वाला माहौल था, उसका अनुभव ही नहीं लिया। उनके शरीर ने, मन ने किसी भी तरीके का वैसा स्वाद ही नहीं लिया, इतना गहरे ही नहीं गया। लेकिन जो लोग उस एक भोले और मासूम माहौल में सालों सालों रहे, बाहर निकल के ठीक विपरीत परिस्थितियों में वो अपने को नहीं संभाल पाए। और ये आप देखो, ये विचार का विषय तो है कि जिनके हाथ में भी निर्णय की क्षमता है, वो लोग उस जगह को नहीं छोड़ते एक भी। वो छोड़ो ना, दूसरों को भाषण देते हो कि भाई बाहर निकलो, तुम निकलो ना, पहले तुम जाओ ना बाहर। हकालते हो बाहर लोगों को और खुद भीतर बैठे रहते हो। तुम बाहर निकल के उदाहरण दो कि देखो बाहर भी कैसे जीवन को जिया जा सकता है। एक व्यक्ति एक उदाहरण दे के देखे, वो तो चिपके बैठे हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे, टस, और आर्थिक रूप से बेहद सक्षम भी। मेरी तो स्थिति बेहद खराब है, मैं दवाई भी अपनी मैनेज नहीं कर पाता हूं। और क्या ये जरूरी था इन सब लोगों को बाहर निकालना? कम से कम वो पीढ़ी जो लंबे समय ओशो के साथ रह ली और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में आ गई, और वो बेहद काम के थे ओशो के, क्योंकि सभी लोग कहीं अनेक चीजों में पारंगत हुए। उनकी उस काबिलियत का तो फायदा लिया जा सकता था, लिया जाना चाहिए था। उसका ओशो के काम में बहुत फायदा होता। वो पीढ़ी अगर वहां रहती भी तो जितना उन पे खर्च होता उससे कई गुना ज्यादा वो रिटर्न करते, क्योंकि जीवन भर रिटर्न करते रहे। अब बाहर के लोग जब आके काम करते हैं, उनको तो आपको अनाप शनाप पैसा देना पड़ेगा। वो तो व्यावसायिक लोग हैं, वो तो लाखों में सैलरी लेंगे। लेकिन एक जब सन्यासी वहां काम करता, उसको कोई लाखों की सैलरी थोड़ी मिलती है। कमरा मिलता, फुटपाथ मिलता है, उसकी 5,000 रुपये भी कीमत नहीं होती। और फिर वो देता बहुत ज्यादा है। बाहर का व्यक्ति जिसको कोई लेना ना देना ओशो से, ज्यादा तो यही होता है कि चिढ़ते ही हैं वो ओशो से। उनका क्या संबंध ओशो से? उनको तुम लाखों रुपए की सैलरी दे सकते हो, दे रहे हो। ये दुष्चक्र गजब का चला। और बाहर बेचारे लोग, मेरी बातें होती है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती। नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसे सन्यासियों की से भी मेरी बात होती है जो ओशो के काफ़ी करीब रहे और काफ़ी बड़े नाम है। सबके अशाय दशा है, सबके बेचारगी की दशा है। क्योंकि ठीक है, कोई आत्महत्या किसी ने नहीं की, आत्महत्या कोई करेगा भी नहीं, लेकिन ये बीमारियां लग लग के मरना एक तरीके से आत्महत्या हो रही है। इन सबको मौत की तरफ किस व्यवस्था ने धकेला और क्यों धकेला? आज जब मैं किसी को 70 साल और 75 साल की उम्र में बाहर रोजी रोटी के लिए दौड़ता भागता देखता हूं, और वो पीढ़ी कम से कम जिसने ओशो के लिए बहुत कुछ किया, तो इस व्यवस्था पे मुझे हैरानी तो होती है कि ऐसी कैसी क्रूर मानसिकता है यार। दया भी नहीं आती इनको। भाई ओशो तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा आधार छोड़ के गए थे।
ऐसा तो नहीं ना वो भूखे नंगे छोड़ के गए थे। एक बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, सैकड़ों कमरे छोड़ के गए थे और एक व्यवस्था छोड़ के गए थे जहाँ पैसों का आवागमन था, लोगों का आवागमन था, गतिविधियों का आवागमन था। उसमें ये पीढ़ी क्या खप नहीं सकती थी? क्या खपनी नहीं चाहिए थी? क्या उनको वहाँ रहने का कोई हक नहीं था? आज वो वहाँ प्रेम से रहते, मान से रहते, आदर से रहते, और जो भी काम जीवन भर करते रहे उसी को वो आगे भी करते होते, तो निश्चित रूप से स्वस्थ होते। मैं मान ही नहीं सकता कि जो बाहर निकले और जो मर गए वो उतना जल्दी मर गए। उनको मौत की तरफ धकेला गया। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, यस, मैं अगर वहां होता तो इतनी बीमारियां नहीं लगती और ऐसी और ऐसा तो नहीं ना कि जो भी काम मैं कर रहा था, बाहर के व्यक्ति को तुम लाखों रुपए सैलरी दे रहे हो उसको। मैं तो अपना घर समझ के काम कर रहा था। मेरे जैसे सारे लोग, हम किसी से कोई कमीशन ले रहे थे क्या? हम किसी से किसी तरीके का दूसरा फायदा ले रहे थे क्या? वो 24 घंटे के लिए वहां थे। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे आके शाम को 5 बजे चला जाता है। इतनी खूबसूरत जगह, ऐसा भाई तीर्थ से भी बड़ा तीर्थ है ओशो के लोगों के लिए। तो वहां से उन बेचारे जो काफी साल वहां रहे, जिनका गहरा तादाद में था, तादाद में आज भी है, उनको धकेल दिया गया और बाहर के लोगों को लाके बैठा दिया, जिनको वो क्यों करेंगे कोई भी अपना काम समझ के? वो तो कमीशन भी लेंगे, वो सब चीजें करेंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि जब वहां से लोगों को निकाला गया तो कोई खुश होके गया। दुख सबको हुआ, पीड़ा सबको हुई। कर क्या सकते थे? मालिक का मालिक कौन? मैंने मेरी आंखों से, आज भी मुझे याद है, मेरे एक बहुत स्नेही व्यक्ति को मैंने देखा था काफ़ी सालों से, आश्रम के काम में जी जान से लगा और बेहद उपयोगी व्यक्ति था। बेहद, मैं कह सकता हूँ कि कोई भी संस्था हो तो ऐसे व्यक्ति को हाथों में उठा के रखे। वो व्यक्ति किसी संस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण, और वो व्यक्ति कुछ भी नहीं ले रहा था वहां से, कुछ भी दे ही दे रहा था, फिर भी उसे निकाल दिया गया। और जिस दिन उसे बोला गया कि भाई अब तुम यहाँ नहीं आओगे, संयोग से उस दिन मैं बैठा था, बच्चा की तरह बिलकते बिलक कर रोते देखा मैंने उसको। ये आंसू बहाने का अधिकार किसने दिया इन क्रूर लोगों को? जब मैं आखिरी दिन निकल रहा था वहां से, मेरा सामान निकाल के ले जा रहा था, तो अब नाम नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब जो भी है, लेकिन एक ये ओशो के सचिवों में ही रही काफ़ी प्रसिद्ध विदेशी, हमारी बहुत अच्छी मित्र थी और बहुत स्नेह रखती थी। उसको नहीं पता था कि मैं जा रहा हूँ, तो उसने जब देखा सामान जा रहा तो वो समझ गई कि इसको भी निकाल दिया। आंखों में आंसू आ गए उसके, एक ही शब्द में, आई नो आई नो। यही कह रही थी कि इसी पीड़ा से तो मैं भी गुजरी हूँ, इसी पीड़ा से हमारी पूरी पीढ़ी गुजरी है। वहाँ इतनी व्यवस्था तो है, इतनी व्यवस्था तो ओशो छोड़ के गए थे कि ये ओशो की पीढ़ी अपना अंतिम समय वहाँ निकाल सकती थी, और उनको वहाँ निकालने का पूरा हक था। उनको बाहर के इस नारकी जीवन में झोंकने का किसी भी व्यवस्था को कोई अधिकार नहीं था। ओशो ने जीते जी कब किसी वृद्ध व्यक्ति को वहां से निकाला जो उनके काम में लगा था, और उसको
एक भी उदाहरण कोई बता सकता है? क्या मैत्रेय जी बूढ़े हो गए तो उनको निकाला? बूढ़े तो ओशो के होते काफ़ी सारे लोग हो गए थे जिनकी उम्र काफ़ी सी हो गई थी, पर सभी रहे वहाँ। जितना काम उनसे होता था वो करते थे, नहीं होता था तो नहीं करते थे। अरे तो बाहर के जगत में भी वृद्धों को थोड़ा सा आदर से और स्नेह से रखने का सभी लोग बात करते हैं, इतना तो घर परिवार में ही लोग करते हैं यार। और फिर जिन लोगों ने वहाँ जिंदगियाँ गुजारी वो लोग अपने परिवारों से अलग हो रहे, समाज से अलग रहे, रिश्तेदारों से अलग रहे, तब तमाम तरीके के रीति रिवाजों से अलग रहे। विदेशियों ने तो चूंकि काफ़ी साल वहाँ निकाल दिए तो उनको तो वहाँ से अपने देशों में सोशल सिक्योरिटीज भी नहीं मिलती है, क्योंकि काफ़ी साल बाहर रहने के बाद सोशल सिक्योरिटी का अधिकार भी खो देते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर फेंकने का, और बेचारे 60, 65 और 70 साल की उम्र में रोजी रोटी के लिए दौड़ते फिर रहे, और वो वहाँ रहते तो कितना काम करते और कितने उपयोगी थे। आज मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ अनुवाद करने का। मैं करता हूँ अनुवाद, और अनुवाद तो एक कला है, एक काबिलियत है। जो कर सकता है वही कर सकता है। तुम करोड़ रुपए भी देते हो तो कोई व्यक्ति अनुवाद नहीं कर पाएगा अगर उसे वो पता नहीं कि ये व्यक्ति क्या लिखता है, कैसे लिखता है। अनुवाद कोई छोटी बात है क्या? अब चूंकि हम लोगों ने तो सालों साल हिंदी भी सुना, अंग्रेजी भी सुना, तो और फिर जन्मजात लेखक है, शब्दों से पहचाने, पता है कि कैसे लिखा जाता है। तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना, या ऐसे कई लोग हैं जो कि सब तरीके के अनुवाद करते हैं। मैंने एक मित्र की बात मुझे पता है कि वो ओशो की गीता दर्शन को अंग्रेजी में अनुवादित कर रहे थे। गुणित है, मर चुके वो भी वो होते तो अभी तक तो कई किताबें और भी अनुवाद करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग, अब मैं जब अनुवाद देखता हूँ आज तो मैं सिर फोड़ लेता हूँ, ऐसा 3rd ग्रेड का अनुवाद होके वहां से आता है। ओशो अपने साहित्य को लेके, अपने वचनों को लेके कितने सतर्क थे, एक कामा मात्रा का भी पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन जो लोग काबिल हैं, जो लोग अच्छा अनुवाद, क्योंकि ओशो का अनुवाद करना आसान नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ओशो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोले। तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे ओशो की अंग्रेजी शब्दों का भी जानकारी हो और हिंदी शब्दों की भी जानकारी हो, क्योंकि ऐसा कोई अनुवाद में शब्द लगा दिया जो कि ओशो नहीं बोलते हैं तो वो एकदम से खटकेगा। मैं कल ही रात देख रहा था कुछ पुराने अनुवाद जो पैसे दे के करवाए जाते थे, 3rd ग्रेड का अनुवाद। मैं तो हैरान हो जाता हूँ उनको देख के यार कि ये अनुवाद है क्या, कहाँ से ओशो का बोला हुआ वचन लगता वो। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये ओशो का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हुआ या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हुआ। मैं से बहुत लोगों को जानता हूँ जो गजब के काबिल लोग हैं, सबको बाहर निकाल के रख दिया। वो सारे दौड़ते फिर रहे इधर से उधर रोजी रोटी के लिए। और इतना महत्वपूर्ण काम, इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण काम क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को भी बाहर निकालने में किसी के अंदर कोई वो नहीं आया कि ये तो कितना काबिल। कोई ऐसा थोड़ी कि हमारा काम झाड़ू लगाने का था, ठीक है ये नहीं लगे, झाड़ू तो कोई भी लगा लेगा। ऐसे कई काम है, डिजाइनिंग के काम हुए या के काम हुए, ऐसे बहुत सारे काम हैं। वो काबिल लोग ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी निकालने में देर नहीं लगी। वो चलो ठीक है, मैंने तो भाई निराशा है आज जब पूरी स्थिति, क्योंकि अच्छा उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि ये जो पीढ़ी बाहर निकली वही दुखी हुए, वही आहत हुए, वही पीड़ित हुए। पीड़ित तो ओशो का काम भी बहुत हुआ, इमेंस नुकसान हुआ ओशो के काम का। मैं कह सकता हूँ कि
अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, इतना नुकसान हो गया ओशो के काम का। क्योंकि वो पीढ़ी होती तो वो आगे हस्तांतरित करके जाती। आज मान लो कि ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं और नए लोग आते हैं और वो उनके साथ काम करते और सीखते और देखते कि कैसे अनुवाद किए जाते हैं, तो ये मशाल आगे से आगे चलती रहती है। अब हमारे देखते आज इतना थर्ड ग्रेड का अनुवाद हो रहा है, तो कल क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। तो यस, मैं कहूँगा कि इस तरीके से इतना अमानवीय होना अच्छी बात नहीं है। और निश्चित रूप से जो लोग ऐसे निर्णयों के कारण बने, जिन लोगों ने ऐसे निर्णय लिए, उन लोगों को जरूर विचार करना चाहिए कि उनने ये क्या किया। या कई लोग जो बाहर निकलने के बाद असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, देखना चाहिए कि क्या वो इतनी छोटी उम्र में मरते अगर पूना में होते। पूना में किसी को कोई बीमारी क्यों नहीं लग रही है, किसी को भी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, स्वास्थ्य आप देखो तो देखते रह जाओ, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, नरिश करती है आपको हर तल पे। और उस जगह पे उस पीढ़ी को तो रहने का पूरा अधिकार था जिनने सालों वहां गुजारे, क्योंकि उस जगह को बनाने में सबका कहीं कहीं कोई न कोई योगदान है। कोई एक वहां का मालिक हो नहीं सकता, या कुछ लोग उस जगह के मालिक नहीं हो सकते कि वो चाहे जो निर्णय ले। अजीब सी स्थितियां हैं, अजीब सी परिस्थितियां हैं। क्योंकि मैं जब बहुत सारी यातनाओं से गुजर रहा हूँ, पीड़ाओं से गुजर रहा हूँ, और जो दुख में देख रहा हूँ, मैं साफ देखता हूँ कि क्योंकि मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग आज भी पूना में हैं, वो तो गजब के हो रहे हैं, बिल्कुल नाच रहे, दौड़ रहे, भाग रहे हैं। मेरी तो स्थिति, और मैं निश्चित मानता हूँ कि मेरी स्थिति ये इस वजह से हुई कि मैं बाहर अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, जो निकले सब असफल हो गए। मुझे तो एक उदाहरण दे दो जिसने कि बाहर निकल के सफल हुआ हो। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आर्थिक मदद करें। समस्याएं तो है।